डिस्कस करते हैं सिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे रैंडम सीक्वेंस का ही, 0 से वो गया मान लो 2 से गया वो 4 से गया वो 5 से 3 एंड 3 से मान लेते हैं क्या 6, और देन इट रिपीट्स, है ना, जहाँ ख़त्म कर दे फिर वही रिपीट होता है। तो अब इसका मॉड नंबर बताओ और इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, और कम से कम एक ऐसा आउटपुट जरूर होगा जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितने से डिवाइड हो रही है, मॉड नंबर से। मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में, बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बाकी चीज़ें आपको इजी ही लगेंगी फिर, है ना, टफ से टफ चीज़ अगर बेसिक पे आपका कमांड है तो। 0 2 4 5 3 6 कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पे, 1 और 7 मिसिंग है अगर देखा जाए 3 बिट के कॉम्बिनेशन से। तो 3 बिट के टोटल कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, टोटल 8 कॉम्बिनेशन फ्रॉम 0 to 7 तक होता है। तो यहाँ पे 1 और 7 इज मिसिंग, बाकी चीज़ें तो यहाँ पे ठीक है। रैंडम सीक्वेंस है तो सिंक्रोनस से तो एसिंक्रोनस से बना नहीं सकते। तो 0 2 4 5 3 6 यही चीज बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे मॉड नंबर क्या है बताओ, पहले तो हम मॉड नंबर डिसाइड करेंगे, फिर मैं आपको डिजाइनिंग सिखा देता हूँ, और इसको जेके फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप या टी से कैसे करेंगे, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा जिसको आप खुद ट्राई करोगे। उसका सोल्यूशन जरूरी नहीं कि मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हर चीज का सोल्यूशन है आपको खुद से करने, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। 0 2 4 5 3 6 मॉड नंबर कितना है बताओ, 6। तो मैंने बताया था फ्लिप फ्लॉप नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप करने के 2 तरीके हैं। मॉड नंबर 2 to the power n, अगर n फ्लिप फ्लॉप चाहिए तो टोटल 6 स्टेट्स हैं, मतलब 6 डिफरेंट स्टेट्स हैं, मतलब टोटल 6 कॉम्बिनेशंस हैं। तो 6 डिफरेंट स्टेट बनाने के लिए आपको कितनी बिट चाहिए, 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए मिनिमम कितनी बिट चाहिए, 2 बिट लोगे तो टोटल 4 ही कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 0 to 3। अब अगर 3 बिट लोगे तो 0 से 7 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और आपको 6 ही है। तो यहां से क्या आएगा, n की वैल्यू n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू निकालोगे, n की वैल्यू तो इंटीजर होगी, n क्या आ जाएगा 3। और एक चीज मैंने और बताई थी, जो हाईएस्ट काउंट है, तो यहां से 3 फ्लिप फ्लॉप लगा गए, 3 फ्लिप फ्लॉप मतलब 3 बिट। तो अगर आपको एक चीज और ध्यान से चेक करनी चाहिए, गेट में ये चीज पूछी जा सकती है, इसलिए मैं बार बार इंफेसाइज कर रहा हूं कि अगर एक तो देखो 2 की पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड नंबर, वहां से निकालो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। और दूसरी चीज जो मैक्सिमम काउंट आया है आपके काउंटर में, वो भी आप ध्यान दो, उसके लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यहीं 6 की जगह 9 कर दूं, 9 के लिए 4 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। यहां से तो आप कह रहे हो मॉड नंबर तो उसका 6 होता, तो वहां से आता है ये 3 फ्लिप फ्लॉप, लेकिन 3 फ्लिप फ्लॉप में क्या 3 बिट से आप 9 को रिप्रेजेंट कर पाते, 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 0 1 आपको 4 बिट चाहिए होते। तो आपके रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कितने होते, 4 होते, ना कि 3। तो हाईएस्ट काउंट कितना आया वो, उसके लिए मिनिमम कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, और आपके मॉड नंबर से जो इसमें ज्यादा होगा वही आंसर होगा। तो यहां दोनों चीजें सेम हो गई, 6 फ्लिप फ्लॉप है और मैक्सिमम काउंट इज 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 0 3 बिट, यहां भी 3 बिट। मिनिमम कितने बिट्स चाहिए, तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है। और मैंने कहा सिंक्रोनस काउंटर में आप देख के नहीं बता सकते विच बिट इज एलएसबी एंड विच बिट इज एमएसबी, एसिंक्रोनस में हमेशा बता सकते हो। तो मैं मान लेता हूं 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, उनके आउटपुट्स ही तो आपको, उनके जो आउटपुट्स Q2 Q1 Q0 हैं वही मिलके आपको काउंट देंगे। 0 कभी 0 0 0, अगर इसको लिखूं मैं बाइनरी के टर्म में तो पहला काउंट 0 0 0 है, जितने फ्लिप फ्लॉप लगे उनके। ये दूसरा 0 1 0 है, तीसरा 1 0 0 है, पांचवा 1 0, चौथा 1 0 1 है, फिर 0 1 1 है, फिर आपका 1 1 0 है, देन इट रिपीट्स, यही तो है। तो ये 3 बिट से रिप्रेजेंट होगा, तीनों फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट होंगे, जो आपने 3 लिए, वो मिलके इस सीक्वेंस में रखोगे। तो आपको किसी को तो एमएसबी किसी को एलएसबी मानना पड़ेगा, क्योंकि एमएसबी एलएसबी का बहुत बड़ा गेम है। 1 को अगर रख दूं एलएसबी में और 0 को एमएसबी में तो ये 0 1 हो गया, 1 को रख दूं एमएसबी में, 0 को रख दूं एलएसबी में तो 1 0 हो गया। तो इसलिए एमएसबी और एलएसबी बहुत क्लियर होना चाहिए, किसको एमएसबी मान रहे हो और किसको एलएसबी मान रहे हो, दैट मस्ट बी क्लियर, है ना। तो मैं Q2 एक फ्लिप फ्लॉप ले लिया, एक फ्लिप फ्लॉप जिसका आउटपुट Q2 है उसको मैंने मान लिया आपका क्या है, एमएसबी बिट है। Q1 फ्लिप फ्लॉप है, उसका एलएसबी अगला एमएसबी है, और लास्ट में Q0 मान लिया उसको एलएसबी। जैसे आपके एज यूजुअल रिप्रेजेंट करते हो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, इसीलिए एक सफिक्स 2 1 1 0 1 2 लगाते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इस काउंटर के डिजाइन करने के 2 तरीके हैं। अब यहाँ एक्साइटेशन टेबल यूज होगी, मैं जे के फ्लिप फ्लॉप से कर देता हूं अच्छे से। एक क्वेश्चन और कोशिश करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, देन विल मूव टू जॉनसन एंड रिंग काउंटर, एंड ये सिंक्रोनस काउंटर का चैप्टर क्लोज होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हम, ठीक है।
अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो प्रेजेंट स्टेट को दिखा रहा है। अब काउंटर में आपको हमेशा पता होता है कि ये काउंटर बनाना है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, तो आपको ये पता करना होता है मैं जो Q2 है, अगर जे फ्लिप फ्लॉप लूं, जो Q2 वाला फ्लिप फ्लॉप है तो उसके इनपुट J2 K2 होंगे, Q1 वाले के J1 K1 होंगे और Q0 वाले के J0 K0 होंगे। मैं इन फ्लिप फ्लॉप्स को J2 K2 को क्या रखूं, J1 K1 को क्या रखूं, J0 K0 को क्या रखूं कि ये पैटर्न सीक्वेंस जनरेट हो जाए Q2 Q1 और Q0 के आउटपुट पे, ताकि Q2 Q1 Q0 मिलके यही पैटर्न सीक्वेंस रिपीट करें। पहली क्लॉक में वो 0 0 0 दिखे, जैसे ट्रिगर हुआ अगली क्लॉक में वो 0 1 0 पे चले जाएं, मतलब Q2 0 से 0 रह जाए लेकिन Q1 0 से 1 चला जाए, 0 से 0 ये होल्ड कर जाए कौन, Q0। यही तो हो रहा है अगले क्लॉक पे, क्योंकि एक क्लॉक में एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, एक काउंट सीक्वेंस जो एक काउंट होता है एक क्लॉक के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे ट्रिगर हुआ ये आ गया, अब ये कब तक रहेगा, जब तक ट्रिगर नहीं होगा, अगली ट्रिगर पे अगली क्लॉक आने पे, ट्रिगर कब होगा, अगली क्लॉक आएगी। और यहां सिंक्रोनस है तो सारे एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं। जैसे ट्रिगर हुआ Q2 चला गया 0 से 1, उसी टाइम Q1 भी ट्रिगर हुआ, क्योंकि एक साथ ट्रिगर होते हैं ये, एक ही क्लॉक से 1 से 0 चला गया, और ये भी ट्रिगर हुआ और लेकिन इसने होल्ड स्टेट अपनी 0 से 0 होल्ड कर ली, तो आपको क्लॉक आने के बाद तुरंत 1 0 0 दिखेगा। अब अगली क्लॉक आएगी तब ट्रिगर होगा, तब जाके Q2 और Q1 और Q0 चेंज होंगे, तब तक एक क्लॉक तक ये 1 0 0 होल्ड करेंगे। जैसे ट्रिगर करोगे ये 1 से 1 गया, अगली क्लॉक में ये 0 से 0 रहा, ये 0 से 1 गया, एक साथ सारे आउटपुट चेंज करेंगे और 1 0 1 दिख जाएगा अगली क्लॉक में, एक क्लॉक तक। फिर ये तो हर स्टेट एक क्लॉक के लिए होल्ड करती है ताकि वो एक क्लॉक को काउंट करे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब ध्यान से देखो आपको, तो ये प्रेजेंट स्टेट आपको पता है और नेक्स्ट स्टेट भी आपको कहां जाना है पता है कि अगली क्लॉक पे ये कहां जाना चाहिए। तो आप J2 K2 J1 K1 और J0 K0 को कैसे एक्साइट करो, उनको क्या इनपुट दो, एक्साइटेशन मतलब इनपुट क्या दो उनको, ताकि ये प्रेजेंट स्टेट जो है इससे नेक्स्ट स्टेट में पहुंच जाए, ताकि मेरा नेक्स्ट काउंट पहुंच जाए हर क्लॉक आने पे, हर क्लॉक ट्रिगरिंग आने पे। यही आपको ध्यान देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेट मुझे पता है तो लिखनी पड़ेगी, और वहीं से मैं निकालूंगा कि एक्साइटेशन क्या होना चाहिए J1 K1 और J2 K2 और J0 K0, ठीक है, ये होना चाहिए। वही मैं पता कर लूं, उसकी ट्रूथ टेबल सॉल्व कर लूं, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। अब मैं J फ्लिप फ्लॉप से करता हूं, तो J फ्लिप फ्लॉप से थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि हर J फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट होते हैं, तो आपको टोटल 6 के मैप बनेंगे। तो आप के मैप खुद से सॉल्व करोगे, मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन और करूंगा प्रोसेस। अब के मैप आप सॉल्व करना इतना जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 तरीके से लोग करते हैं जो करते हैं, और मैं दिखाता हूं दूसरा तरीका या पहला तरीका, उनमें से एक तरीका सही नहीं है या उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, वो चीज़ें इसलिए आपको नहीं करनी है। तो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ, दोनों तरीकों से बताऊंगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्यों गलत है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, स्टार्टिंग स्टेट 0 0 लिखेंगे, अगली स्टेट क्या आनी चाहिए 2, तो यहां लिख देंगे 0 1 0। अब अगला प्रेजेंट 2 हो गया, अब अगला कहां जाना है 4 पे, तो यहां लिख देंगे 0 1 0 प्रेजेंट हो गया, अब क्योंकि ये आ चुका। अब अगली क्लॉक के लिए प्रेजेंट बन गया और अगली में जाना कहां चाहिए 1 0 0, एक तरीका ये। फिर 1 0 0 प्रेजेंट बन गया, अगली में कहां जाना चाहिए 1 0 1 पे, ये 1 0 1 प्रेजेंट बन गया आपका, और अगली में कहां जाना चाहिए 0 1 1, ठीक है। लिख लेते हैं पहले, आपको फिर डिफरेंस समझाएंगे क्यों ये नहीं करना चाहिए और क्यों दूसरा वाला करना चाहिए, ताकि आपको खुद ही समझ में आ जाए, ठीक है। 1 0 0 पे आया तो अगला 1 1 0 पे आया, और अगला 1 0 0 पे कहाँ जाएगा 0 0 0, एक तरीका ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप भरोगे एक्साइटेशन टेबल कैसे, Q2 n+1 पता है तो आप J2 K2 भर सकते हो, Q1 n+1 एंड Q1 ये n है सारे प्रेजेंट, और ये n+1 यहाँ 0 1 से यहाँ J1 K1 भर सकते हो, Q0 और Q0 n+1 से आप J0 K0 भर सकते हो। ऐसे भरोगे, J2 की ट्रूथ टेबल सॉल्व करोगे किसके टर्म में ये बताओ, J2 K2 J1 K1 J0 K0 क्या है, आउटपुट्स हैं, तो ये सॉल्व होंगे इनपुट के टर्म में थ्रू के मैप, और ये कितने बिट के मैप होंगे
Q2 Q1 Q0 के टर्म में दे, या ध्यान रखना कभी Q2n+1 Q1n+1 Q0 n+1 ये नेक्स्ट स्टेट में आएंगे तो ये इनपुट की तरह कब यूज होंगे, अगली क्लास में। अभी प्रेजेंट वाले क्लास में ये थोड़ा इनपुट की तरह यूज हो सकते हैं। इनपुट की तरह कौन यूज होंगे प्रेजेंट क्लास में, J2 K2 J1 K1 J में Q2 Q1 Q0 की प्रेजेंट वैल्यूज यूज हो रहेंगी। ये तो अभी नेक्स्ट में आएंगी, तो ये अभी कैसे यूज कर लोगे, ये नेक्स्ट क्लास में जब ये प्रेजेंट बन चुकी होंगी तब यूज करोगे। इनको लिखा केवल किस लिए गया, ताकि एक्साइटेशन टेबल आप भर सको, ताकि आपको ये पता रहे कि J2 K2 को कैसे एक्साइट करना है कि यहां से यहां मैं पहुंच जाऊं, J1 K1 को कैसे एक्साइट करना है कि Q1 अभी प्रेजेंट से नेक्स्ट वाले Q1 n+1 में पहुंच जाए। J0 K0 क्या रखूं कि Q0 n+1 की Q0 n जो प्रेजेंट स्टेट में है Q0 n+1 जो रिक्वायर्ड है वहां पे पहुंच जाए, इसके लिए लिखी गई है। तो J2 की ट्रूथ टेबल सॉल्व होगी इन द टर्म्स ऑफ Q2 Q1 Q0, 3 बिट की तीन वेरिएबल की क्या बनेगी के मैप, K2 भी Q2 Q1 Q0 के टर्म में, J1 भी Q2 Q1 Q0 K0 J0 K0, 6 के मैप बनेंगे Q2 Q1 Q0 के टर्म में, 3 वेरिएबल के टर्म में, सबको सॉल्व कर लोगे। अब देखो ध्यान से, जब आप के मैप भरने जाओगे, सपोज मैं एक्साइटेशन टेबल यहां लिख लेता हूं, 0 0 क्या होता है 0x होता है अगर याद हो, 0 1 में 1 0 होता है। अब मैं यहां पे आपको याद भी करा रहा हूं एक्साइटेशन टेबल, 0 1 अगर SR में होता 0 1 Q2 और Q2 n+1 तो आप लिखते 1 0, जस्ट इसका उल्टा JK में क्या हो जाता था, 0 की जगह x कर देते हो। इस केस में 1 1 के केस में क्या होता है x 0 होता है, सिंपली यहां x 0 भर दिया, ठीक है। 1 0 के केस में 0 1 होता है किसमें, SR फ्लिप फ्लॉप में, यहां 0 1 की जगह x 1 हो जाएगा। 1 0 और 0 1 में उल्टा होता है, 0 1 में SR फ्लिप फ्लॉप में 1 0 होता है, यहां पे क्या हो जाएगा x, एंड 1 0 में SR फ्लिप फ्लॉप में 0 1 होता है, यहां पे x 1 हो जाएगा। इसी तरह से बाकियों का भरोगे। अब मैं कहूं J2 का के मैप मैं सॉल्व करता हूं, देखो यहीं से डिफरेंस पता चलेगा, यहीं से मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ, ये J2 के लिए के मैप सॉल्व हो रहा है। J2 के लिए सपोज ये Q2 Q2 बार है, ये Q1 Q0 बार, Q1 बार Q0, Q1 Q0 एंड Q1 Q0 बार, ये बन गया। अब जब के मैप आप भरने जाते हो, अगर मैं Q2 Q1 Q0 को MSB LSB मानूं तो ये 0 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये सेकंड, 4 5 7 एंड 6। लेकिन यहाँ के मैप भरने में बहुत परेशानी आने वाली है। ये वाला जो 0 है किसके करस्पॉन्डिंग है, 0 टर्म वाला तो 0 हो गया, मतलब उसको भरो ही ना। अब ये वाला 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, फर्स्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग है कि सेकंड, 0 1 0 के करस्पॉन्डिंग है, किस बाइनरी इनपुट के करस्पॉन्डिंग है, आउटपुट 1 आया है, तो Q2 Q1 Q0 कौन सा, 0 1 0, ये बाइनरी टर्म कौन सा, सेकंड। तो आपको सीधे भरने के काम नहीं आएगा, 0 के बाद ये 1 लिखोगे तो 1 कहाँ आएगा, यहां लिखना पड़ेगा। अब ये डोंट केयर कंडीशन है किसके करस्पॉन्डिंग, 4 के करस्पॉन्डिंग है, तो यहां आएगी 4 के करस्पॉन्डिंग। आपको बार बार देखना पड़ेगा कि ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 0 1, ये वाला 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, 3, क्योंकि यहां पे जो इनपुट है Q2 Q1 Q0 जिनके टर्म में बाइनरी टर्म के टर्म में आपको यहां भरना था वो सारे रैंडम में लिखे हैं, तो आपको बार बार देखना पड़ेगा ये डोंट केयर आउटपुट है किस बाइनरी इनपुट टर्म के करस्पॉन्डिंग, तो ये 5th टर्म है। 1 0 1 को क्या है 5th टर्म लिखोगे ना यहां भरोगे तो। इसी तरह से ये वाला 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, थर्ड वाले बाइनरी टर्म के करस्पॉन्डिंग, यहां 1 आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ये 0 1 2 3, ये 0 के बाद 2 वाला टर्म है, 2 के बाद 4 5, तो इसमें आपको के मैप भरने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बार बार आपको ये वाला 1 किस बाइनरी टर्म के करस्पॉन्डिंग है देखने जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये हम नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, फिर हम करेंगे क्या, हम जो करने वाले हैं अभी करते हैं और उसी से सॉल्व करेंगे। आप हमेशा कभी भी क्वेश्चन करना सिंक्रोनस काउंटर का तो इसी मेथड से करना है और कोई मेथड यूज करना ही नहीं है, ठीक है। सिंपली ध्यान से देखो क्या करना है हमें, जो इनपुट है, जो आप इनपुट है, जो प्रेजेंट आउटपुट स्टेट है वही इनपुट की तरह यूज हो रहा है फॉर जनरेटिंग द इनपुट्स J2 K2 J1 K1 J0 K0, या एक्साइटेशन किसके टर्म में होगा, प्रेजेंट आउटपुट के टर्म में होगा ऑफ द एनी फ्लिप फ्लॉप। Q2 Q1 Q0 के टर्म में होगा J2 भी K2 भी J1 भी K1 भी J0 K0। ओके मैप सॉल्व करने के बाद आएगा कि वो Q2 के टर्म में होगा कि Q1 के Q0 या तीनों के कॉम्बिनेशन या किन्हीं दो के कॉम्बिनेशन के टर्म में होगा, लेकिन वो इन्हीं के टर्म में होगा, दिस इज फॉर श्योर। तो जो प्रेजेंट आउटपुट्स हैं सारे फ्लिप फ्लॉप के वही इनपुट्स बनेंगे किनके, इन्हीं फ्लिप फ्लॉप के, J2 K2 J1 K1 J0 K0। हमेशा सिंक्रोनस का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ऐसा ही होता है। तो हम जो इनपुट है, क्योंकि इनके जो आउटपुट्स हैं J2 K2 J1 K1 और J0 इनका के मैप सॉल्व करना है इनके टर्म में, तो जो इनके आउटपुट्स हैं इनके बाइनरी
इनपुट के टर्म में भरना पड़ेगा कि किस बाइनरी इनपुट टर्म के करस्पॉन्डिंग J2 1 है, क्या किसके करस्पॉन्डिंग 0 या डोंट केयर। तो उसको सीक्वेंशियली अगर मैं लिख दूं, हमेशा आप सीक्वेंशियली तो लिखते हो ट्रूथ टेबल, तो आपको जो के मैप भरना है तो सोचना नहीं पड़ेगा, यहां से काउंट करना पड़ेगा कि ये 0 वाला है, ये 1 वाला टर्म है, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला। सीरियल में लिख देता हूं तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा 1 1 0 1 1 1। अब 0 0 पे है तो कहां जाएगा नेक्स्ट स्टेट में, 2 पे जाएगा अपने आप, ठीक है। 0 0 1 पे है तो वो स्टेट इसमें आई नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेट बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इनपुट आप, ये स्टेट कभी आएगी नहीं, क्योंकि ये काउंटर अगर बनाओगे तो इसमें 1 वाली स्टेट कभी नहीं आएगी। तो 1 से अगली पे कहां भेजना ये आपको बताने की कोई जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है। 1 से कहां जाएगा आपको बताने की जरूरत नहीं, मतलब नेक्स्ट स्टेट डोंट केयर है, आपको मतलब नहीं, क्योंकि ये स्टेट कभी काउंट सीक्वेंस में आएगी नहीं, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी आपको उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको डोंट केयर आप ले सकते हो। 0 1 0 पे है अगर, तो यानी कि 2 वाली 2 से कहां जाना चाहिए 4, ठीक है। 3 पे है तो 3 से कहां जाना चाहिए, 3 से देखो नेक्स्ट स्टेट क्या है 6, तो 6 लिख दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 आया, 4 से कहां जाना चाहिए 5 1 0 1, ठीक है। 5 है, 5 से कहां जाना चाहिए 3, और देखो 1 1 0 6 है तो 6 से कहां जाना चाहिए 0, और 7 है तो ये तो आएगा ही नहीं कभी, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या है डोंट केयर। अब यहां से भी देखो सेम सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा, जैसे आप 0 0 0 पे हो गए, अपने आप काउंटर उसको नेक्स्ट स्टेट में कहां भेज देगा 2 पे, 2 पे भेज दिया तो यहाँ देखो 2 यहाँ है, तो 2 पे अब वो आ चुका है, 2 से नेक्स्ट में कहां जाएगा 4, 4 आ चुका है तो यहाँ पे 4 है, प्रेजेंट आउटपुट 4 दिखेगा, 4 से अपने आप 5 जाएगा, 5 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 5 पे है तो 5 से नेक्स्ट 3 पे ही जाएगा, 3 आ गया तो प्रेजेंट अभी आपका कहाँ है, यहाँ ट्रूथ टेबल से यहाँ 3 है, 3 से कहाँ जाएगा, तो सीक्वेंस काउंट यही होगा, ऐसा नहीं है कि सीरियल में लिख दिया तो कुछ और हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 0 के बाद यहाँ चला गया, तो अब इस ट्रूथ टेबल में यहाँ पे वो है तो यहाँ से 4 ही जाएगा, 4 आ गया तो यहाँ पे है 4 से, तो यही सीक्वेंस पैटर्न जनरेट होगा। लेकिन ट्रूथ टेबल भरना बहुत सिंपल हो जाएगा, देखो ध्यान से करते हैं। अब ट्रूथ टेबल सबकी लिखते हैं, 0 0 पे क्या होता है, ये 0x होता है, सबकी लिख देता हूं, सॉल्व आप खुद करोगे। जब ये 0x है तो इसका तो मतलब ही नहीं है, जब अगली स्टेट पता ही नहीं कहां जाना है, वो डोंट केयर है, तो इनपुट्स को भी क्या रखना है, इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रेजेंट ये स्टेट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, नेक्स्ट ये कभी क्या आएगा इससे मतलब नहीं है, तो इनपुट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, डोंट केयर। 0x आ गया तो डोंट केयर। 0 1 पे आपका जो SR फ्लिप फ्लॉप है 1 0 होता था, उसका एक्साइटेशन इनपुट 1 0, लेकिन यहाँ पे x कर देते हैं, ये ध्यान रखो। फिर से 0 1 आया, 0 1 पे वहां होता था 1 0 SR में, यहाँ पे 1x हो जाएगा, ध्यान से मैंने रटाया था आपको, है ना। 1 1 पे क्या होता है, जस्ट उल्टा 0 0 का क्या, 1 1 पे x 0, फिर 1 0 पे क्या होगा आपका, वहां होता था 0 1, यहां हो जाएगा x1, ठीक है। 1 0 पे क्या होगा, 1 0 पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 0 पे क्या होगा, वहां 0 1 होता था, यहाँ x1 हो जाएगा, एंड 1x आ गया। अगली स्टेट अगर डोंट केयर है तो इनपुट पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं J2 K2 को बस सॉल्व कर लेता हूं, बाकी आप खुद से करना, इनकी एक्साइटेशन टेबल लिख लेना। तो ये J2 K2 किसके टर्म में सॉल्व करने पड़ेंगे, Q2 Q1 Q0, क्यों, क्योंकि वही प्रेजेंट है, उन्हीं के टर्म में आपका इनपुट आएगा। जो आने वाला है उसको इनपुट की तरह पहले यूज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। जो प्रेजेंट आउटपुट है वो इनपुट की तरह होंगे, उस इनपुट के बेस पे नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट आएगा, किसका, किसी भी फ्लिप फ्लॉप का, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ Q2 बार Q2, Q1 बार Q0 बार Q1 बार Q0, Q1 Q0, Q1 Q0 बार। अब यहाँ अगर इस ऑर्डर में है Q2 Q1 Q0, मुझे पता है ये 0 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड, ये सेकंड है, ये थर्ड 4 5 7 6 है, और यहाँ पे भी आपने ऑर्डर में लिख दिया, मुझे पता है ये वाला बाइनरी टर्म 0 के करस्पॉन्डिंग है, ये वाला 1 के करस्पॉन्डिंग है, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 के करस्पॉन्डिंग है। तो अब ये ऑर्डर में आ गए, जो ये आउटपुट्स हैं किस बाइनरी टर्म के करस्पॉन्डिंग है वो आपको पता है, क्योंकि यहाँ वही भरते हो कि किस बाइनरी टर्म के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 मिल रहा है, किसके करस्पॉन्डिंग 0, किसके डोंट केयर। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये 0 है, 0 के यहाँ 0 भर दोगे। अब 1 के करस्पॉन्डिंग x, 2 के करस्पॉन्डिंग 1, 3 के करस्पॉन्डिंग 1, 4 5 6 7 सारे क्या हैं, डोंट केयर। अब इसको सॉल्व कर लो, J2 आ जाएगा आपको, J2 आ जाएगा तो एक ही बनेगा, क्योंकि अगर यहां होता कुछ 1 या x तो ऑक्टेट बना देते, ऑक्टेट बना देते तो आउटपुट क्या हो जाता, 1। जब सारे 1 है 3 वेरिएबल में तो क्या होगा, आउटपुट ओवरऑल 1 होगा, क्योंकि जब ऑक्टेट बनेगा तो 3 वेरिएबल घटेंगे, 3 वेरिएबल घटेंगे, फंक्शन 3 वेरिएबल का, तो घट के कहां आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। मतलब हर केस में आउटपुट 1 है, चाहे 0th इनपुट डालो, चाहे 1 इनपुट डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 4 5 6 7, हर केस में आउटपुट 1 है। तो
एक कोई इनपुट कॉम्बिनेशन 0 और 7 में से तो डालोगे ही ना इनपुट पे, क्योंकि इन्हीं 8 में से पॉसिबल है और हर कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 1 है, तो आउटपुट 1 ही आएगा हमेशा। तो अगर के मैप में सारे 1 आ जाए तो ओवरऑल आउटपुट क्या होता है, उसको सॉल्व करोगे तो 1 ही आता है। और सारे 0 आ जाए, अगर कोई 1 नहीं है तो आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि किसी इनपुट कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है ही नहीं। और सारे इनपुट कॉम्बिनेशन वही पॉसिबल है जो 2 की पावर n पॉसिबल है, तो कभी वो इनपुट कॉम्बिनेशन अकर ही नहीं करेगा जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है, तो हमेशा क्या होगा, वो 0। तो अगर के मैप पूरा खाली तो 0, के मैप पूरा भरा तो आउटपुट 1। यहाँ पूरा भरा नहीं है तो ये आपने कंबाइन किया, यहाँ से J2 आ गया, कितना क्वाड बना तो 2 वेरिएबल घटेंगे। और ये वैलिड क्वाड है कि नहीं, वैलिड क्वाड है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 1 कम से कम ऐसे हैं जो केवल एक बार यूज है। अगर मैं कहूँ ये वाला बना लूँ डोंट केयर, वैलिड होगा क्या, इनवैलिड होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा 1 नहीं है जो एक बार यूज है, सारे डोंट केयर वाले हैं। तो एक्स्ट्रा टर्म बढ़ाना नहीं है, मैंने ये आपको के मैप में पढ़ा चुका हूँ। J2 क्या आएगा, यहाँ से आएगा Q1 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 वेरिएबल घटेंगे, सिंगल वेरिएबल का टर्म ही आएगा। ऑक्टेट में 3 वेरिएबल में क्वाड बनेगा तो क्वाड में 2 वेरिएबल घटते हैं, 2 वेरिएबल घट के कितने वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगा, केवल एक वेरिएबल का। जैसे मैंने बताया था, यहाँ से Q1 ही है फिक्स वाला जो वेरी कर रहे हैं, बाकी तो Q0 बार भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, तो नहीं आएगा। J2 की वैल्यू क्या होगी, Q1। इसी तरह से सॉल्व करेंगे आपको, किसको सॉल्व करेंगे, K2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसी तरह से रख देते हैं K2 x शुरू के 4 x हैं, अगर ध्यान से देखो 0 1 2 3, फिर 0 है 4 वाला, फिर 5 6 एंड 7 ये है। यहाँ भी क्या बनेगा, एक। अब बताओ यहाँ कितने क्वाड बनेंगे, 2 क्वाड बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों क्वाड वैलिड हैं, क्योंकि ये 1 यहाँ पे है, कम से कम एक ही बार यूज हुआ है। एक 1 ऐसा जरूर है क्वाड में केवल एक बार यूज हुआ है, तो वो वैलिड क्वाड है। इस वाले क्वाड में एक 1 ऐसा है जो केवल एक ही बार यूज हुआ है, तो ये भी क्या है, वैलिड क्वाड है। तो K2 को लिखो, क्या हो जाएगा, इस क्वाड की वैल्यू यहाँ से देखो, ये वाला क्वाड है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से Q0 फिक्स है, Q0 प्लस इस वाले की देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1, Q0 प्लस Q1। तो देखो J2 इनपुट आ गया Q1 से, मतलब जो Q1 वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके प्रेजेंट आउटपुट को कहां फीड कर दोगे, J2 में डाल दोगे। और एक आर गेट लोगे, Q0 फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट लोगे, Q1 फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लोगे, दोनों के आउटपुट को आर करोगे, कहां पुट कर दोगे, यहाँ पे K2 के इनपुट में पुट कर दोगे। इसीलिए आपने सिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन देखा होगा, गेट लगा के जो आउटपुट्स दिख रहे हैं अलग अलग फ्लिप फ्लॉप के, उनको गेट लगा के किसी XOR के थ्रू, किसी XNOR के थ्रू, किसी आर के थ्रू, किसी एंड के थ्रू उनको क्या पास कर देते हैं, या डायरेक्टली कहां पास कर देते हैं, किसी और फ्लिप फ्लॉप के J2 इनपुट, K2 इनपुट, J1 इनपुट, K1 इनपुट, J0 K0 इनपुट में पुट कर देते हैं। वही चीज यहाँ है। बाकियों के लिए भी एक्साइटेशन करिएगा, ट्रुथ टेबल सॉल्व करिएगा, 3 फ्लिप फ्लॉप लीजिएगा और जो गेट यहाँ पे आर रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड है, जो भी रिक्वायर्ड है उसको लेके सॉल्व कर लीजिएगा। अगर यहाँ Q0 बार आता तो उसके लिए गेट की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप Q0 वाले फ्लिप फ्लॉप में जिसमें J0 K0 इनपुट है, 2 आउटपुट अवेलेबल होंगे, Q0 एंड एज वेल एज Q0 बार। तो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी या कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट की। क्यों, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स में कॉम्प्लीमेंटेड चीजें अवेलेबल होती हैं। Q0 अवेलेबल है तो Q0 बार। तो इस तरह से आपको सिंक्रोनस काउंटर क्या करना है, टैकल करना है। तो हमेशा इनपुट को Q2 Q1 Q0 को ऑर्डर में लिखोगे, हमेशा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो स्टेट्स नहीं आई होंगी, जो काउंटर में नहीं है, उनकी नेक्स्ट स्टेट डोंट केयर लिखो, उनके करस्पॉन्डिंग वाली एक्साइटेशन टेबल में क्या आ जाएगा, डोंट केयर ही आ जाएगा, चाहे J2 K2 हो, चाहे J1 K1 हो। उसको फिर सॉल्व कर लो के मैप से सॉल्व करके उसको इंप्लीमेंट कर दोगे यूजिंग गेट। जैसे यहाँ J2 K2 आ गया था तो मैं कैसे इंप्लीमेंट करता, बाकी चीजें आप निकालोगे। सारे एक ही क्लॉक से क्या होंगे, ट्रिगर्ड होंगे। सारे किस क्लॉक से ट्रिगर्ड होंगे, एक ही क्लॉक इससे ट्रिगर्ड हैं, एक ही क्लॉक इससे ट्रिगर्ड हैं। ये आपका क्लॉक इनपुट है, इसी से ट्रिगर्ड है। मान लेते हैं ये J2 है, ये K2 है, ये J1 है, ये K1 है, ये J0 ये K0 है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q1 बार है, ये आपका Q0 है, ये Q0 बार है, ये Q2 है, ये Q2 बार है। अब मैंने इसको MSB माना है, सिंक्रोनस में हमेशा मानना पड़ता है। तो J2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कहाँ से आ जाती, तो इस तरह से आ जाती। J1 की वैल्यू कहाँ, K1 की वैल्यू कहाँ से आती, Q1 को लेते, Q0 को लेते, दोनों का क्या करते, आर गेट लगाते और इसको पास कर देते कहाँ पे, यहाँ पे पास कर देते ये। इसी तरह से J1 K1 इन्हीं के टर्म में आ जाता, उसको निकालना पड़ता। इसी तरह से सर्किट गिवन होती है कि नहीं। क्लॉक हर जगह सेम, एक ही साथ ये ट्रिगर होंगे, एक ही साथ ट्रिगर होंगे, सबके इनपुट अवेलेबल हैं क्लॉक के ट्रिगर के टाइम, क्योंकि इनपुट पहले वाले
जो प्रेजेंट आउटपुट है उनसे इनके इनपुट ऑलरेडी आके रखे होंगे जब क्लॉक अराइव कर रही होगी। जैसे मैंने शुरू के एग्जांपल में समझा दिया, सबके इनपुट अवेलेबल, सारे एक साथ ट्रिगर हुए, TDF टाइम बाद Q2 भी आ गया, TDF टाइम बाद Q1, TDF टाइम बाद Q0, आपका नेक्स्ट आउटपुट आ गया क्लॉक आने के TDF टाइम बाद सबके। Q2 भी स्टडी स्टेट में TDF टाइम बाद, Q1 भी Q0, जबकि एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता था। TDF टाइम बाद पहले ये आता था, ये फिर इसकी क्लॉक को ट्रिगर करता था, अब ये ट्रिगर हुआ तब जाके आउटपुट चेंज करेगा कितने टाइम बाद, TDF, तो TDF प्लस TDF, ये 2 TDF टाइम बाद ये चेंज होता था, ये इसको ट्रिगर करता था, उसके TDF टाइम बाद ये 3 TDF होता था। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जब ऐसा आप इसी क्वेश्चन को वो काउंट सीक्वेंस जो 0 2 मैंने दिया था उसको वो सॉल्व कर लेंगे, उसको इंप्लीमेंट करके आपको फ्लिप फ्लॉप ये वाला दे देंगे और आपसे क्या पूछेंगे, आप बताओ, आप क्या बताओ, आप ये बताओ कि आपका ये कौन सा सीक्वेंस पैटर्न से होके गुजरेगा गिवन काउंटर। तो आप हमेशा इसमें अगर ऐसे करोगे कि ये J2 ये हुआ, K2 ये हुआ, 1 0 पे नेक्स्ट में 0 1 देगा, 1 0 देगा, फंसे रहोगे, कभी कर ही नहीं पाओगे। हमेशा क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे J2 का पता है तो मैं इसका लिख लेता सिंपली J2 Q2 बार प्लस K2 बार Q2, यही होता है बेसिक। J2 के लिए लिख रहा हो तो यहाँ J की जगह J2 K2 आ गया, Q की जगह Q2 बार आ गया, J2 की वैल्यू लिख दो, J2 इज नथिंग बट Q1 Q2 बार प्लस K2 इज नथिंग बट Q1 प्लस Q0 का होल बार इंटू क्या Q2। यहां से देख लिया क्या आ गया, Q1 Q2 बार प्लस Q1 बार Q0 बार इंटू Q2। तो अगर मैं कहूं जैसे काउंटर प्रेजेंट स्टेट 0 1 0 में है, Q2 Q1 Q0, तो नेक्स्ट स्टेट में Q2 कहां जाएगा वो कहां से निकाल सकते हो, Q2n+1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही बताती है कि प्रेजेंट आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट स्टेट पता हो, प्रेजेंट इनपुट्स पता हो तो नेक्स्ट बता सकते हो। और प्रेजेंट इनपुट किसके टर्म में थे, प्रेजेंट आउटपुट ऑफ Q1 एंड प्रेजेंट आउटपुट ऑफ Q0 के टर्म में कौन से थे, J2 K2, तो उनके टर्म में एक टेबल बन गई Q2n+1 की। और अगर Q2 Q1 Q0 की प्रेजेंट वैल्यू पता है तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ही तो रिक्वायर्ड है हमेशा, ये Q2 प्रेजेंट है, Q1 प्रेजेंट है, Q0 प्रेजेंट है, तो देखो ये प्रेजेंट आउटपुट पता है। अगर निकालनी है Q2n+1 की वैल्यू यहाँ रख दो, Q1 की वैल्यू कितनी यहाँ से 1, Q1 यहाँ पे Q1 Q2 बार, यहाँ पे Q2 बार है, ठीक है, Q1 Q2 बार, ये Q1 है, J2 इज Q1 एंड Q2 बार, ठीक है। Q2 बार कितना है, Q2 बार 0 का बार 1। अब देखो कुछ चीजें आपको जल्दी करने भी आनी चाहिए। जैसे Q1 Q2 बार 1 हुआ, 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज 1। अब ये चाहे 0 आए चाहे 1 आए, ये वाला टर्म, ये 1 प्लस 0 इज 1, तो अगली स्टेट में ये कहां चला गया, 1 पे। इसी तरह से Q1n+1 होगा Q1 Q2 Q0 के टर्म में, हो सकता है Q1 Q2 के टर्म में हो केवल, हो सकता है केवल Q2 के टर्म में, हो सकता है केवल Q0, वो तो K मैप्स के सोल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि वो कितना मिनिमाइज हो रहा है। तो उससे यहाँ पे स्टेट निकाल लोगे। अगर ये सारे प्रेजेंट में Q2 Q1 Q0 पता है, वैल्यू रखो इस एक्सप्रेशन में Q2 या Q1n+1 के, सीधे यहाँ आ जाएगा, सीधे यहाँ। अब जो आ जाएगा वो अगले वाली स्टेट के लिए प्रेजेंट इनपुट की तरह काम करेगा, उसकी वैल्यू यहाँ रखोगे, नेक्स्ट वाली आती जाएंगी। सीधे सीधे आपको बार बार यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व आप कर सकते हो। तो ये मैंने सिंक्रोनस काउंटर का आपको एकदम बेसिक दिया कि कैसे करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम हमेशा लिखेंगे सारे फ्लिप फ्लॉप की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने में एक बार टाइम लगेगा और वो किसके टर्म में आ जाएगा, प्रेजेंट आउटपुट स्टेट ऑफ मिक्स्ड फ्लिप फ्लॉप Q2 Q1 Q0 के टर्म में, या Q1 Q2 के, या Q2 Q0 के टर्म में मिक्स में आ जाएगा। और जब एक बार स्टार्टिंग सीक्वेंस पता है, उनकी मिक्स की वैल्यू रखते जाओ, वो प्रेजेंट आउटपुट जो है वो अगले नेक्स्ट आउटपुट आने के लिए वो इनपुट की तरह काम करेंगे। अब जब नेक्स्ट में जो आ जाएगा वो अगली स्टेट के लिए इनपुट की तरह उनकी वैल्यूज रखते जाओ, Q2n+1 निकालते जाओ, Q1n+1 Q0n+1, नेक्स्ट स्टेट आती जाएंगी, पूरा काउंट सीक्वेंस पता चल जाएगा। काउंट सीक्वेंस से अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो मैंने बताया था हर आउटपुट जो काउंट सीक्वेंस है एक क्लॉक के लिए एग्जिस्ट करता है, जो इनपुट क्लॉक है, तो उसके टर्म में देख लो कौन सा पैटर्न, 2 बार लिख लोगे उसी सीक्वेंस को तो पता चल जाएगा कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है। जो रिपीट करेगा वहां से फ्रीक्वेंसी आएगी, तो टोटल टाइम पीरियड निकालो, वहां से फ्रीक्वेंसी। और कम से कम एक आउटपुट ऐसा जरूर होगा जहां पे फ्रीक्वेंसी मॉड नंबर ऑफ द काउंटर से डिवाइड होगी। वो Q2 वाला भी हो सकता है, वो Q1 वाला, वो Q0। ऐसा नहीं कि MSB बिट ही होगा, ये दिमाग से निकाल दो, वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी वो ऐसी पॉसिबिलिटी है। जैसा मैंने स्टार्टिंग लेक्चर आप देखोगे तो उसमें एक एग्जांपल लेके दिखाया था, तो आई थिंक वहां पे Q0 वाले पे वो
उतने से डिवाइड हो गया था जितने से मॉड नंबर आपका गिवन था, है ना। अगर Q0 को जहां मैंने LSB बिट माना था, है ना, तो ऐसा कोई नहीं है कि Q2 पे होगा या Q1 पे होगा या Q0 पे होगा, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी मॉड नंबर से डिवाइड होगी। तो अब सिंक्रोनस में जॉनसन और रिंग काउंटर में अगले लेक्चर में कवर करने वाला हूं, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, वो कवर कर लूंगा। जो बेसिक डिफरेंस था डिले और होल्ड टाइम वाला, जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और ये सिंक्रोनस काउंटर कैसे डिजाइन करते हैं वो क्लियर कर दिया। खुद से आप क्वेश्चन करिएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है। मैंने तो आइडिया दे दिया कि कैसे करना है, आप खुद से करना है। जब हम डिटेल वाला कोर्स लाएंगे तो वहां पे हमें चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जॉनसन और रिंग काउंटर पढ़ाऊंगा और अगले लेक्चर में उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।